मॉर्निंग एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने पढ़ाई की थी कूलम्ब्स लॉ के बारे में और आज भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को देखेंगे। कल हमने नॉर्मली कूलम्ब्स लॉ को डिराइव किया था, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। वेक्टर फॉर्म के लिए पहले हम लोग दो पॉइंट चार्ज को कंसीडर करेंगे। कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ये दोनों पॉइंट चार्ज क्या है, अभी हमने दोनों पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 जिसको वैक्यूम में रखा गया है। वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस में रखा हुआ है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है R। फिर से दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 को हमने वैक्यूम में रखा हुआ है एक डिस्टेंस R पर। क्लियर है। अब देखो ये पॉइंट है Q1 यानी कि चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है, ठीक है। अब देखिए Q1, ये जो चार्ज Q1 है इस पर Q2 के वजह से फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग F12 से। F12 का मतलब क्या हो गया, F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। यानी जो फर्स्ट वाला चार्ज है इस चार्ज पर, इस चार्ज के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F12 है। उसी तरह चार्ज Q2 पे Q1 के वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F21 होगा। क्लियर है। अब देखो यहां पर हमने यूज किया है यूनिट वेक्टर R12 और यहां पर है R21। ये यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन किधर से किधर को है, फ्रॉम Q1 टू Q2, यानी कि Q1 से Q2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो ये यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे, और जब हम लोग Q2 से Q1 की तरफ बढ़ेंगे तो ये यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे। इसके बारे में लिख दिया गया है। F12 क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। R12 क्या है, R12 कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू क्या होता है R12 वेक्टर अपॉन R, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन Q1 टू Q2। Q1 से Q2 के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर हो गया। उसी तरह R21 कैप क्या है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या है, Q2 से Q1। अब देखो यहीं से एक पॉइंट मिल जा रहा है, इसको नोट कर लेना कि R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा क्योंकि जो डिस्टेंस है हमारा चेंज तो कर नहीं रहा है, डिस्टेंस R जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। जब हम लोग इसको कंसीडर करेंगे तो हम लोग इधर की तरफ जा रहे हैं और यहां इधर की तरफ, यानी कि जस्ट क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखो हम लोग किसी एक पर फोर्स को फाइंड करते हैं, पहले F12 फाइंड करते हैं। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद से यहां Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब जबकि हम लोग वेक्टर फॉर्म को लिख रहे हैं, तो यहां पे डायरेक्शन शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 1 पर फोर्स लग रहा है किसके वजह से, 2 से। तो यहां पे यूनिट वेक्टर कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 से 1 की ओर आ रहे हैं। तो यहां पे हम लोग कर देंगे R21 कैप, ठीक है। उसी तरह हम यहां क्या लिखेंगे, F21 के लिए F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू R12 कैप। क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं।
एक काम करते हैं, इस वाले को इधर डायरेक्शन में लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग ऐसे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप। क्लियर है? अब देखो यहां पे जो वैल्यू है, इसके वैल्यू को चेंज करते हैं हम लोग। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू R21 अपॉन में आ जाएगा क्या, R आ जाएगा। उसी तरह यहां पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन में R। क्लियर है? अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो नीचे वाले टर्म को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये आ गया R क्यूब और इंटू ये क्या है, R21 वेक्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R क्यूब हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर। ठीक है? अब इसको ध्यान से देखो आप लोग, ये जो फाइनल इक्वेशन मिल रहा है, इसको और इसको, अब इन दोनों को रिलेट करना है, इन दोनों को रिलेट करना है। ध्यान दोगे यहां पे सारे टर्म सेम है, दोनों को अगर कंपेयर करो तो सारे टर्म्स क्या हैं, सेम है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ये दोनों सेम है। चेंज कहां आ रहा है, डायरेक्शन का चेंज हो रहा है, ये हो रहा है R21 है, वहां R12 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये दोनों अपोजिट में, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन इनका क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 वेक्टर, हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम लोग 21 के जगह पे, 21 के जगह पे माइनस R12 पुट कर दे, या R12 के जगह पे माइनस R21 पुट कर दे, तो हमारा काम चल जाएगा। देखते हैं करके, इसको एज इट इज रहने दो, यहां पे हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पे माइनस के साथ, माइनस के साथ, अब ये जो माइनस साइन है इसको यहां आगे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, फिलहाल यही रहने देते हैं। अब देखो फिर से एक बार और लिखते हैं इसको, F12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, यहाँ पे क्या आ रहा था, R21 वेक्टर, ये आ रहा था। इस वाले में क्या आ रहा है, इस वाले में आ रहा है F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ पे R21 वेक्टर। अब देखो दोनों को कंपेयर करके चेंज क्या आ रहा है, सिर्फ माइनस का चेंज आ रहा है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से एक चीज और क्लियर हो रहा है कि ये जो दो फोर्स हैं, यानी एक फोर्स कौन सा F12 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये दोनों फोर्स
मैग्नीट्यूड में सेम है बट इनका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। ये देखने पर एक चीज और पता चल रहा है कि ये दोनों फोर्स क्या बना रहे हैं, तो ध्यान दोगे तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स बना रहे हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ में आता है, यहां से पता चल रहा है कि ये जो फोर्स है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद में हम लोग कूलम्स लॉ को कंक्लूड करेंगे कि कूलम्स लॉ से क्या क्या कंक्लूजन मिला है और कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या क्या है, दोनों चीज को अभी देखेंगे। अब हम लोग कूलम्स लॉ के कंक्लूजन पे एक बार फोकस करेंगे कि जो कूलम्स लॉ हमने अभी सीखा है उससे क्या क्या कंक्लूजन्स मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा चार्ज ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है उस पे क्या, उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि जो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं या जैसा भी जो चार्ज है वो स्टैटिक होना चाहिए। स्टार्टिंग में बताया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्जेस एट रेस्ट, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो रेस्ट में होना चाहिए, तो उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अभी जस्ट बताया गया, वेक्टर फॉर्म में डिराइव किया गया कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यानी जो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। एक इधर से जा रहा है तो दूसरा इधर से आ रहा है। ध्यान रहेगा, एक इधर से एक इधर से। F12 था वो क्या था, मैग्नीट्यूड में सेम था बट डायरेक्शन अपोजिट था। तो थर्ड पॉइंट वहीं से आता है कि मैग्नीट्यूड जो होगा इन फोर्सेस का, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर सेम, यानी जो फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है वही फोर्स Q1 Q2 पर भी लगाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। बताया था कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग में ये एक्शन रिएक्शन पेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी जो चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है वही Q2 भी Q1 पे लगा रहा है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि एक्शन रिएक्शन जितना ये लगा रहा है उतना ही उधर से लग रहा है। एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस एंड thus इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ये एक सेंट्रल फोर्स है। देखो जैसे हम लोग अभी देखे थे कि ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था, वो क्या था, F21, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और यहाँ फोर्स लग रहा था क्या, यहाँ पे लग रहा था F12, सॉरी डायरेक्शन अलग हो गया, F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमने कहा था कि अपोजिट लगता है, फोर्स जो है वो अपोजिट लगता है, तो बहुत लोग क्या करेंगे कि फोर्स को ऐसे अपोजिट कर लेंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो फोर्स लगेगा वो दोनों के बीचों बीच लगेगा, ऐसे लगेगा, यानी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, उस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा जो लाइन दोनों चार्ज को जोड़ रहा है। ठीक है, और इसी वजह से इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहा गया है। सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो अलोंग द लाइन लगे। अलोंग द लाइन क्या है कि जो दो सेंटर्स को जोड़ा जा रहा है उसी लाइन पे ये एक्ट करेगा, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा गया है। अब इसके बाद हम लोग लिमिटेशंस को देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या हो जाएगा कूलम्ब लॉ का। तो आइए आगे हम अब कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशन पर एक बार नजर डालते हैं। पहला पॉइंट जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था, फिर से देखेंगे उसी चीज को, द चार्जेस अंडर कंसिडरेशन मस्ट बी इन अ रेस्ट पोजीशन, यानी जिन चार्जेस को हमने कंसीडर किया है, जिस चार्जेस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो चार्जेस क्या होना चाहिए, रेस्ट के पोजीशन में होना चाहिए। चार्ज रेस्ट के पोजीशन में होना चाहिए। जैसे Q1 Q2 को हमने कंसीडर किया है, तो ये Q1 और Q2 ये दोनों किस कंडीशन में होने चाहिए, दोनों रेस्ट के पोजीशन में होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट क्या है,
द चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। जो चार्ज हमने कंसीडर किया Q1 और Q2 ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझते हैं कि Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है, Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के बीच के सेपरेशन से कम होना चाहिए। यानी यहाँ जो डिस्टेंस लिया जाएगा, डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से के कंपैरिजन में, डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में ये Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होना चाहिए। तब जाके हम लोग कहेंगे कि ये जो चार्ज हमने कंसीडर किया है वो कैसे चार्जेस हैं, वो पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो सेपरेशन है, चार्जेस के बीच में सेपरेशन है वो न्यूक्लियर साइज से बड़ा होना चाहिए। हर हाल में क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर साइज से बड़ा होना चाहिए। अगर न्यूक्लियर साइज से कम लिया गया तो वहां पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो फिर क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लगेगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं। तो ये ध्यान देंगे कि जो चार्ज के बीच का सेपरेशन है वो न्यूक्लियर साइज से बड़ा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, न्यूक्लियर साइज क्या है, तो 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तीनों पॉइंट ध्यान में आ गया। पहला पॉइंट क्या है, जो चार्जेस है वो रेस्ट में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कि दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, यानी कि जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो डिस्टेंस है वो कम से कम भी तो न्यूक्लियर साइज से ज्यादा होना चाहिए। अगर न्यूक्लियर साइज से कम रहा तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ये पॉइंट को अच्छे से करोगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।